गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज डिफिकल्टी सेशन कंडक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। तो पहले जरा उसको ब्रीफ में कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद आपकी कुछ डिफिकल्टीज होगी वो डिस्कस कर लेंगे। Z is equal to x plus iy is a complex number. X and y are real numbers. I is imaginary unit. X and y are real number. I is imaginary unit under root -1. इसको यदि हम xy प्लेन में एक्सप्रेस करें तो यहां कोई पॉइंट होगा से x, y। तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उससे कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई मिल रहा है। x इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। x एंड y आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब इसको यदि ज्वाइन कर दें ओरिजिन से और डिस्टेंस को r सपोज करें, एंगल को थीटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो ये जो डिस्टेंस होगा x एक्सिस पर OM, दिस इज x, और y एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस होगा PM इज y। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए और फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाकर sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस y अपॉन r एंड cos थीटा adjacent upon hypotenuse x upon r. This gives x equal to r cos theta and y equal to r sin theta. These are the relation between Cartesian and polar coordinates. अब ये जो रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस को यदि z में यूज कर ले r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, r कॉमन, ये सब 12th क्लास में किया हुआ है। r कॉमन cos थीटा प्लस i sin थीटा, हमने आयलर फॉर्मूला पढ़ा था। तो आयलर फॉर्मूले से दिस इज नथिंग बट e पावर i थीटा। z इज इक्वल टू r e पावर i थीटा इज पोलर फॉर्म ऑफ z, polar form of complex number z. r is the distance of complex number from origin and theta is the inclination. अब ये r और थीटा यही रिलेशन से इवैल्यूएट किए जा सकते हैं। ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, दोनों का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर गिव्स r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट होता है, लेकिन यहां पर r डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से वी आर कंसीडरिंग पॉजिटिव साइन ओनली। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यदि इसमें इसको डिवाइड करें तो y अपॉन x इज इक्वल टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, r कैंसिल हो गया, नॉट इक्वल टू 0 है। तो वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। So this implies theta is equal to tan inverse of, generally we consider mod y by x. It gives acute angle lying between 0 to 90 degree. Principal range of angle theta, principal range is minus pi less than theta less than or equal to pi. ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। जब हम r इक्वल टू z इक्वल टू r e पावर i थीटा की बात करते हैं तो थीटा लाइज इन प्रिंसिपल रेंज। माइनस पाई को यदि इंक्लूड किया तो पाई को एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि ये एंगल यदि इस डायरेक्शन से हम काउंट करें तो ये 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री आ गया, जब रिवर्स डायरेक्शन से काउंट करेंगे तो दिस इज माइनस 180 डिग्री। तो कहीं एक जगह इसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो जनरली पाई को इंक्लूड करते हैं, माइनस पाई को एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके, so this is principal range, principal value of theta.
ये तो सारी बातें पता है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है ये डिसाइड करना होगा। और उस क्वाड्रेंट में आर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आर तो हमेशा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मिल जाता है। लेकिन जो थीटा है, ये थीटा पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड होगा, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक की बातें तो सबको पता होगी। यस, इतनी बातें और रिफ्रेश हो गई है। हेलो, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहते हैं। कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। ठीक है, ये जब हम x, y की बात कर रहे हैं, x, y, तो फर्स्ट इज पोजीशन फॉर x, सेकंड इज पोजीशन ऑफ y। हमने साइन लिखे हैं। अब ये जो साइन है, आपने जब आपका 11th-12th पढ़ा होगा तो ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे कुछ एब्रिविएशन से ये रेशोस के साइन क्वाड्रेंट वाइज क्या होते हैं ये पढ़ा होगा। ऐड शुगर टू कॉफी, या कुछ लोगों ने इसको ऐसा भी बोला होगा, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऐसे अलग अलग एब्रिविएशन से ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, करस्पॉन्डिंगली कोसेक विल बी पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। tan पॉजिटिव, tan को पॉजिटिव तो cot पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव। cos पॉजिटिव, cos की वजह से sec पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। हम इसको एक और न्यू डायमेंशन देते हैं। आ साथ तेरे चले, या अब साथ तेरे चले। ठीक है, अब साथ तेरे चले, मिलकर चलेंगे तो मंजिल पाना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्लास अटेंड करना इंपॉर्टेंट होता है। जब जब क्लास होती हो तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पर अटेंड करें। हाँ, बुक से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो से आप पढ़ाई कर सकते हैं। कई बार वीडियो में जितना सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट है उतना मिल जाता है, और कभी कुछ इस तरह का जो हमारे कन्वर्सेशन है वो कन्वर्सेशंस एडिट करते समय कभी कभी निकाल भी देते हैं, और बहुत परफेक्ट रहा यदि कन्वर्सेशन तो उसको रहने भी देते हैं। तो इसलिए जो लाइव क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस का अपना एक अलग इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अब साथ तेरे चले। अच्छा, और भी कुछ जनरल बातें करनी है, लेकिन पहले हम जरा ये टॉपिक पहले डिस्कस कर लेते हैं, और फिर आपकी एग्जाम से रिलेटेड कुछ अभी लेटेस्ट न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, हाँ, तो अब ये हो गया, अब साथ तेरे चले। अब ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। जैसे 1 प्लस i है, तो x और y दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर -1 प्लस i, -1 प्लस i, x नेगेटिव दिख रहा है, y पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसकी पोजीशन होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की। -1 माइनस i, x इज -1, y इज -1, तो दोनों नेगेटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। और 1 माइनस i, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो इसकी पोजीशन होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था r का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, r हमेशा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मिल जाएगा। लेकिन जो थीटा है, ये z इज इक्वल टू r e पावर i थीटा के लिए हम बात कर रहे हैं। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा इज tan इनवर्स mod y by x which gives always acute angle, acute angle। तो acute angle यहां तो मिल जाएगा, लेकिन acute angle यहां कैसे मिलाना, यहां कैसे मिलाना और यहां कैसे मिलाना,
0 से 90 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये फॉर्मूला परफेक्ट है, परफेक्टली ऑलराइट। बाकी के क्वाड्रेंट में यदि है तो क्या करना? ऐसे समय अब ये जो थीटा है, ये थीटा को थोड़ी देर के लिए हम अल्फा कह देते हैं। ध्यान देना, अभी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम, ध्यान देना। कई बार ये जो चीजें हैं, ये चीजें बुक से पढ़कर भी थोड़ा समझने को मुश्किल होती है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए अल्फा कह दिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के साइन को देखते हुए हम ये तो डिसाइड कर सकेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। अब एक बार क्वाड्रेंट पहचान में आ जाए तब थीटा को सपोज करेंगे इज इक्वल टू अल्फा। थीटा इज सेम एज दिस अल्फा, tan इनवर्स mod y by x। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी 180 से कम, तो थीटा इज कंसीडर्ड एज पाई माइनस अल्फा। अल्फा इज दिस tan इनवर्स mod y by x। थीटा की लोकेशन थर्ड क्वाड्रेंट में यदि मिलती हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन यदि थर्ड क्वाड्रेंट में मिलती हो, तो एंगल थीटा इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, इसका नेगेटिव पाई माइनस अल्फा। और थीटा की लोकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलती हो, तो थीटा इसका नेगेटिव माइनस अल्फा। अब इस तरह से यदि हम थीटा सपोज करते हैं तो ये थीटा हमारे प्रिंसिपल रेंज में फिट होता है। देखो एक्यूट एंगल है -180 डिग्री से 180 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है। पाई माइनस एंगल, पाई माइनस जो भी कुछ अल्फा मिलेगा यहाँ से एक्यूट एंगल, तो पाई से कम हुआ ये, तो -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाया हो गया ये एंगल थीटा। सिमिलरली सपोज 120 डिग्री हो, पाई माइनस अल्फा 120 डिग्री हो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाते समय तो 180 से बढ़ जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले से हम यदि थीटा कैलकुलेट करेंगे तो -120 डिग्री हो गया। इसका मतलब हम नेगेटिव डायरेक्शन से एंगल मेजर कर रहे हैं, तो रेंज में फिट हो गया माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यदि यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन से घुमाकर लाएंगे से बड़ा हो एंगल दिखेगा, तो ऐसे समय रिवर्स डायरेक्शन से इट इज कंसिडर्ड एज माइनस अल्फा। अब ये जो सारा डिस्कशन है, ये सारा डिस्कशन करने के पीछे का रीजन क्या है, ये जरा समझते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो लास्ट वीडियो था, वो लास्ट वीडियो में एक प्रॉब्लम था जिसमें हमको लॉग ऑफ सम एक्सप्रेशन इक्वल टू शो करना था। लास्ट यदि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, कभी कभी है ना, हम हमारी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्या पहले करना चाहिए क्या बाद में करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब यदि आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो अभी शुरुआत नहीं करेंगे यदि इस तरह से सोचना और इस तरह से डिसीजन लेना, तो शायद लेट हो जाएंगे, काफी लेट हो जाएगा। जनरली फर्स्ट ईयर से ही कुछ जनरल बातें करते करते हम कहने लगते हैं कि अब आपको डिसाइड करना चाहिए कि आफ्टर बीएससी व्हाट। ठीक है, आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया, शायद बीएससी में एडमिशन लेते समय आपके पास आगे क्या करना इसका विजन ना रहा हो, लेकिन जब आप क्लासेस अटेंड करते हैं, जब टीचर्स आपसे कहते हैं कि अब आपके सामने एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए, तो ऐसे समय कम से कम आपकी सोचने की शुरुआत हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट ईयर हो जाता है, सेकंड ईयर हो जाता है, फाइनल ईयर हो जाता है, फर्स्ट ईयर के खत्म होते तक यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के खत्म होते तक लगभग हर किसी का एम आफ्टर बीएससी क्या करना है ये तय हो जाना चाहिए। लेकिन जब आपका 3 साल हो जाता है, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर हो गए, और 3 साल के बाद में भी यदि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आफ्टर बीएससी क्या करना है, इसका मतलब ये जो 3 साल है आपके, ये 3 साल आपने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किए टुवर्ड्स योर करियर। ये 3 साल ऐसे ही चले गए। ये 3 साल क्यों फर्स्ट ईयर पर हम फोकस करते हैं कि फर्स्ट ईयर में ही आपको आपका गोल डिसाइड करते आना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने आपका गोल डिसाइड कर लिया कि फाइनल ईयर कंप्लीट होने के बाद यदि आपसे आपके टीचर पूछते हैं कि अब क्या कर रहे हो, और यदि आपका जवाब होता है कि अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो बहुत सोचने की बात होती है, ये बहुत सोचने की बात होती है। तो कोशिश करें सभी लोग फर्स्ट ईयर खत्म होते तक आपका एम डिसाइड हो जाए। हाँ, हम ये बता रहे थे कि क्यों फर्स्ट ईयर में एम डिसाइड होना जरूरी है। यदि आपका एम डिसाइड हो जाए फर्स्ट ईयर में, तो आप जो बाकी के 2 साल हैं, वो बाकी के 2 साल आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ जो आपने सोचा हुआ है उसको लगने वाली कुछ एक्स्ट्रा यदि स्किल्स हो,
कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नॉलेज हो, है ना, कुछ अलग से यदि कुछ कोर्सेस करने की जरूरत पड़े, तो आप वो सारी चीजें आपका रेगुलर बीएससी करते करते कुछ समय निकालकर 2-3 घंटे आराम से निकाले जा सकते हैं आपके बीएससी कोर्स में से। तो वो जो 2 साल है, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तो एड ऑन कोर्सेज बोलकर आपके करियर के लिए, आपके जो गोल है, एम है, उसके लिए आप ये 2 साल को इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपरली। इसीलिए फर्स्ट ईयर खत्म होते तक आपका गोल डिसाइड होना जरूरी है। अच्छा, और अभी जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, वो सिचुएशन में ये बात आप मानकर चलिए कि अब शायद जो पहले वाली बातें थी, हर चीज स्पून फीडिंग की जो हैबिट रही होगी, वो स्पून फीडिंग वाले बच्चे थोड़ा सा संभल जाए। अब कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर का जो सेल्फ लर्नर है, वो सेल्फ लर्नर को बाहर लाना जरूरी होगा। आपके पास रिसोर्सेज काफी सारे अवेलेबल होंगे। रिसोर्सेज वीडियोस के फॉर्म में हो सकते हैं, लिटरेचर के फॉर्म में हो सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में हो सकते हैं, बुक्स के फॉर्म में हो सकते हैं, नोट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। और जो गाइडेंस होता है रेगुलर क्लासेस का, वो तो है ही अवेलेबल। तो ये सारे रिसोर्सेस को खुद के लेवल से एक्सप्लोर करने की जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी अब धीरे धीरे डेवलप करना जरूरी है। यदि समय रहते आपने ये एबिलिटी डेवलप नहीं की, तो शायद आप ये जो दौर चल रहा है, ये दौर में पीछे रह सकते हैं। पीछे रहने की बहुत बहुत संभावना है। और जो सेल्फ लर्नर्स होंगे, जो अपने टाइम की वैल्यू समझते होंगे और अपने वो जो कैलिबर है, लर्निंग कैलिबर को यदि समझकर जहां जहां से रिसोर्सेस मिल रहे हैं उसका मैक्सिमम यदि यूटिलाइज कर पाते हैं, तो वो शायद बाकी लोगों से काफी आगे निकल जाएंगे। और सभी के पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी को ही आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और अपना जो 24 आवर्स का टाइम है, वो 25 आवर्स के टाइम में कैसे मैक्सिमम हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, ये अब खुद से डिसाइड करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे वो जो प्रॉब्लम है लॉगरिदम वाला प्रॉब्लम, वो लॉगरिदम वाले प्रॉब्लम में शो दैट था, उसमें एंगल था 4π/3 प्लस समथिंग 2k पाई आई प्लस 2k पाई टाइम्स आई, ऐसा कुछ शो करना था। लॉग ऑफ सम एक्सप्रेशन, log of -1/2 माइनस √3/2 आई। तो इससे रिलेटेड एक डिफिकल्टी पूछी गई थी हमसे कि ये जो एंगल है, थीटा की वैल्यू वहां पर, थीटा की वैल्यू 4π/3 ऐसी इवेल्युएट करके बताई है हमने वीडियो में। अब 4π/3 का मतलब क्या हो गया? π/3 यानी 60 इंटू 4 240 डिग्री। अब ये 240 डिग्री तो प्रिंसिपल रेंज में फिट नहीं होता, लेकिन शो दैट करते समय यही एंगल बोला है, यहाँ पर 4π/3 बोला है। तो एक्चुअली करेक्ट है वो स्टूडेंट का कहना कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए थी -π-अल्फा, और अल्फा फाइंड करते थे, अल्फा आता था 60। अल्फा यदि मान लो उससे फाइंड करते थे तो अल्फा की वैल्यू कुछ 60 आ रही थी, तो -180 - 60, तो ये हो गया -120 डिग्री। -120 डिग्री को यदि पाई नोटेशन में लिख दे तो 60 इंटू 2 यानी -π/3 टाइम्स 2, -2π/3 ऐसा एंगल आता था वो। थीटा इज इक्वल टू -2π/3। दिस एंगल लाइज इन प्रिंसिपल रेंज -180 डिग्री से 180 डिग्री। लेकिन शो दैट में 4π/3 था। अब यदि मान लो आप ये प्रोसीजर से जाना यही प्रोसीजर से चाहिए डेफिनेटली, एक यूनिफॉर्मिटी रहती है हमारे कंटेंट में। तो थीटा इज इक्वल टू -2π/3 यदि आता तो क्या होता था, देखो थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री। तो यहां से ये 90 डिग्री चला, फिर 120 डिग्री चलाने के लिए यहाँ पर आगे लिखे गए, तो ये हो गया -120 डिग्री। 90 -90 और -180 डिग्री के बीच में आ गया, यहाँ कहीं आ गया -120 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में था, उसके दोनों साइन नेगेटिव थे, -1/2 -√3/2, दोनों साइन नेगेटिव होने की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर लाया हो रहा था। अब ये जो -120 डिग्री है, अब यहाँ तो 4π/3 पूछा है ना, पॉजिटिव एंगल पूछा है, तो दिस एंगल इज इक्विवेलेंट टू दिस मच इन पॉजिटिव सेंस।
तो यदि ये पॉजिटिव एंगल फाइंड करेंगे, ये -120 डिग्री है, 360 होता है पूरा कंप्लीट, तो 360 में से 120 हटाओ, 240 डिग्री होगी, पॉजिटिव 240 डिग्री। तो this -120 degree is equivalent to 240 degree in terms of pi. This is 60 into 60 pi by 3 into 4 pi by 3. ये था -2 pi by 3. So -2 pi by 3 angle is equivalent to 4 pi by 3. तो आप यदि थीटा पहले ये फाइंड करते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 पाई बाय 3, तो आप -2 पाई बाय 3 को 4 पाई बाय 3 से रिप्लेस कर देते, तो जो शो करना था वो रिजल्ट हमको मिल जाता था। इस तरह का ये सब बैकग्राउंड था। ये जितना अभी एक्सप्लेनेशन किया, ये पार्ट बीएससी फर्स्ट ईयर का लेवल का नहीं है, ये सारी बातें आपकी 12th क्लास में हो गई है, ठीक है। इसीलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट वीडियो था, वो फर्स्ट वीडियो में कहा कि 12th क्लास की जितनी बातें हैं वो बातों को रिवाइज करके आप अब फर्स्ट ईयर का जो कंटेंट है वहां से शुरू कीजिए। एक बात यहां पर बोलना चाहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले जो हम सेल्फ लर्नर की बात कर रहे थे, हो सकता है कुछ लोगों को जरा डिफिकल्टी लगती है खुद से पढ़ने की, तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये जो क्लास में हो रहा है ये अपने समझ में नहीं आ रहा, या सर अपने को ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम अपने बारे में तो सोचते नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है या मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, हम तुरंत एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं कि क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है, वहां पर जाने से अपने को कुछ समझ में आता नहीं है। जरा ध्यान से समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और ये जितने लोगों को समझ में आ जाएगा उनकी लाइफ बन जाएंगी। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है कि क्लास अटेंड करने से कोई फायदा होता नहीं है, वहां पर अपने को कुछ समझ में नहीं आता है, चलो हम ट्यूशन क्लास लगा लेते हैं। अब जैसे आपने ये सोचा हम ट्यूशन क्लास लगा लेते हैं, और ट्यूशन क्लास में आपका हाथ पकड़ पकड़ के एक एक छोटी छोटी सी बातें जो ऑलरेडी आपकी 11th-12th में हो चुकी है, वो आपको आपका हाथ पकड़ पकड़ के बड़े धीरे धीरे से प्यार प्यार से जब वो बताई जाती है, तो आपको लगने लगता है अरे यार मुझे यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, आप 100% डिपेंडेंट हो जाते हो, और कभी शायद फिर खुद से सीखने की जो एबिलिटी है वो डेवलप ही नहीं हो पाती है। आप हमेशा 100% जो सामने वाला हमको बताएगा, जितना वो हमको बोलेगा हम उतना ही सोचेंगे, और बस उसके आगे अपना दिमाग को बंद करके रखेंगे। और एक बार यदि मान लो आप पंगु बन गए, हम वर्ड यूज कर रहे हैं पंगु, हैंडीकैप बन गए, यदि यहां से यदि आपने आपकी सोच को खुलने का मौका ही नहीं दिया, तब फिर आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। शुरू शुरू में तकलीफें जरूर होगी। यदि हम कहते हैं कि आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज है उसको डेवलप करो, तो शुरू शुरू में होगा। यदि मान लो आप किसी ट्यूशन क्लास लगाते हैं, तो ट्यूशन क्लास लगाने के बाद में अपनी जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि केवल हमको जो बताया गया बस हम उतना ही सोचें, उसके आगे हमारी सोच को ही बंद कर दें, तो ये बहुत रॉन्ग अप्रोच होगा। और जब जो हाथ पकड़ के हर चीज रेडीमेड बिल्कुल अच्छा आपके मुंह के निवाले ऐसा बिल्कुल पास में लाकर देते हैं कि बस अभी आपको केवल पचाना है उसको, है ना, बस पचाना है, सारा काम टीचर ने करके दे दिया, बस अभी आपको पचाना है, तो ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत डेंजरस है। हाँ, एज अ रिवीजन कहो, एज अ प्रैक्टिस कहो, यदि आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, देन इट विल बी ओके, कि आपको शायद घर में अलग से समय निकालने का नहीं मिल पा रहा है, आप नहीं निकाल पा रहे, तो आपने कोई एक्स्ट्रा गाइडेंस, कोई कोचिंग ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर ली, वहां आपका रिवीजन हो गया, या कुछ टॉपिक वहां पहले हो गए होंगे, तो जब क्लास में पढ़ रहे हैं तो वहां रिवाइज हो गया। यदि ये अप्रोच है तो ठीक है, लेकिन केवल और केवल उतना ही हम पढ़े, ऐसा वो जो घोड़े के सामने ऐसा लगा रहता ना, बस इतना ही हम देखें, इसके आजू बाजू हम देखने सोचने की जरूरत ही महसूस ना करें, तो वो रॉन्ग अप्रोच है, बहुत रॉन्ग अप्रोच। तो ये चीजों से अभी से बचकर चलिए, अभी से बचकर चलेंगे तो बेटर होगा। और एक और बात, कई बार ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को हम एक है ना इंसिडेंट से कंपेयर करते हैं। स्विमिंग पूल लगभग आप लोगों ने देखा होगा, या स्विमिंग पूल के बारे में पता होगा। स्विमिंग पूल में जब एंट्री करते हैं, हम जहां से उतरते हैं, तो वहां पर उसकी जो हाइट होती है लगभग 3 से 4 फीट होती है, तो मतलब हमारे घुटने तक के या ये पैरों पैरों तक के पानी होता है। जैसे 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 आगे चलते हैं ना, तो आगे चलने के बाद में फिर वो हमारी हाइट से ज्यादा डेप्थ रहने लग जाती है पानी की। हाँ, 8 फुट 7 फुट 8 फुट, मतलब आराम से हम पानी में यदि तैरना आता है तो तैर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं।
तो ये जो कॉर्नर का पार्ट है, ये कॉर्नर के पार्ट में यदि आप खड़े रहें तो आपको लगता है अरे वाह आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन असली आनंद कहां पर होगा, असली मजा कहां पर होगा? ये कॉर्नर पे खड़े रहने पर असली आनंद मिलेगा। केवल आपकी बॉडी यदि मान लो इतनी इतनी गीली रही, मुंडी ऊपर रही आपकी पानी के, तो मजा आएगा क्या? वो स्विमिंग पूल का तब वो प्रॉपर एंजॉयमेंट नहीं हो पाएगा जब तक आप पूरी डुबकी नहीं लगाते उसके अंदर। तो डुबकी लगाने का प्रयास आपको करना होगा। वो डुबकी लगाने वाला जो काम है, वो डुबकी लगाने वाला ट्रेनर आपको केवल डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन डुबकी लगाने का काम आपको करना होगा। और वो डुबकी लगाने के पहले जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए शुरुआत में आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। लेकिन आप यदि ये मानकर चले कि बस मैं कॉर्नर में रह के स्विमिंग पूल का पूरा मजा ले लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें हम आपके अंदर का जो सेल्फ लर्नर स्पिरिट है उसको जगाने की बात करने के लिए कर रहे हैं। और जिस मोड पे अभी क्लासेस चल रही है और शायद आने वाले समय में भी मिक्स मोड, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन, इस तरह की जो चर्चाएं हैं, तो इसमें ये जो अभी समय है, ये समय में वही बच्चे टिक पाएंगे जो सेल्फ लर्नर एबिलिटी डेवलप करेंगे। बाकी के बच्चे कहाँ छूट जाएंगे ना, पता ही नहीं चलेगा। अभी ये सोचकर देखिए कि कल यदि मान लो हमने फिजिकल अटेंडेंस की क्लास ली, पता नहीं है, हो सकता है उसमें से कुछ जेन्युइन केसेस हो, जिनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, जिनके पास मोबाइल स्मार्टफोन ना हो, जैसा कि कहा जाता है। लेकिन ये सब है ना, बातें 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि आजकल हमने देखा है सबके पास, लगभग सबके पास, यदि उनके पास नहीं होगा तो पेरेंट्स के पास एक स्मार्टफोन, किसी भी ब्रांडेड कंपनी का हो, लोकल हो, लेकिन एक स्मार्टफोन के नाम पर लगभग लगभग बोल रहे हैं हम, सभी के पास अवेलेबल है। थोड़ा सा मैनेज करना होता है चीजों को, टाइमिंग को। तो यदि मान लो जब हमारे पास है तो हम एक्सक्यूज देना बंद करें। अब एक्सक्यूज देना जिस दिन हम बंद करेंगे उस दिन सीखना शुरू हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। और यदि एक्सक्यूज देते रहे तो एक्सक्यूज में ही हमारा पूरा समय निकल जाएगा। पता चला हमारे साथ वाले कहां से कहां पहुंच गए और हम वहीं जहां से शुरू किया था शायद वहीं आज भी खड़े हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीच में हमने एक वीडियो भी शेयर किया था कि शेयर योर क्वेश्चंस, लेकिन वो जो क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस मैक्सिमम जो 2-4 क्वेश्चंस आए वो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि एग्जाम कब होने वाली है, आपकी जो रेगुलर सेमेस्टर 1, 3 और 5 की है वो किस मोड में होने वाली है, उसका कोई टेंटेटिव टाइम टेबल है क्या, एक्सेट्रा। आज के दैनिक भास्कर में एक न्यूज आई है, यदि गवर्नमेंट ऑफलाइन कॉलेज शुरू करे, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यदि गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफलाइन कॉलेजेस शुरू करे तो यूनिवर्सिटी की पूरी तैयारी है ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करने की। आप कह सकते हैं दिस इज ब्रेकिंग न्यूज। ऑफलाइन तैयारी करने, ऑफलाइन एग्जाम लेने की पूरी तैयारी, इसका मतलब यूनिवर्सिटी के पास उसका टाइम टेबल रेडी होगा, उसकी जो भी प्लानिंग है वो रेडी होगी। तो अब ये यकीन मानकर चलिए कि जो पिछले एग्जाम हुई समर 2020 की, बैकलॉग बच्चों की या फिर विंटर एटीकेटी बच्चों की ऑनलाइन, जिसमें सभी ने देखा 100% रिजल्ट रहा है। 450 में से 460 मार्क्स भी मिले हैं, इंसेंटिव मार्क्स जो होते हैं आपके एनसीसी एनएसएस वगैरह के, ऐसे मिला के जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको मार्क्स की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, उनको सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलते हैं और बाकी की एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करते हैं वहां से भी मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे बच्चों के जो रिजल्ट है वो 100% के ऊपर भी रिजल्ट बने हैं। लेकिन जो बच्चे कभी एग्जाम पास ही नहीं कर सकते थे, है ना, ये कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं। जो बच्चे कभी बीएससी मैथमेटिक्स पास ही नहीं कर सकते थे, बाय कंपल्शन बाय प्रेशर उन्होंने बीएससी में एडमिशन ले लिया था, लेकिन सब्जेक्ट समझ में आता नहीं था, कभी उन्होंने कोशिश की नहीं। देखिए हर किसी का ना एक अपना अपना कैलिबर होता है, हर कोई हर चीज करे जरूरी नहीं है। हमने कहा थोड़ी देर पहले कि हर कोई यूनिक है, तो हो सकता है उनका स्पेशलिटी कुछ और सब्जेक्ट में है, लेकिन पीयर प्रेशर की वजह से, सोशल प्रेशर की वजह से हम कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं, और गलत डिसीजन जब समझ में आ जाए उसको सुधारा नहीं तो ये दूसरी गलती होती है। तो जो बच्चे कभी बीएससी हो नहीं सकते थे, स्पेशली मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी
फ्लाइंग कलर से मेरिटोरियस स्टूडेंट बनके बीएससी पास आउट कर गए हैं। तो वो जो ऑनलाइन एग्जाम हुई है, जो भी पैटर्न से वो एग्जाम हुई है, इसकी जो खामियां थी, त्रुटियां थी या ड्रॉबैक्स थे, अब वो भली बात समझ में आने लगी है। तो अब हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी फिर से उसी मोड को कंटिन्यू करने से बचेगी और कोशिश होगी कि अब जो एग्जाम होगी, एक साल में सबको एडवांटेज मिल गया, जो रेगुलर बच्चे थे उस समय के सेमेस्टर 6 के उनको, और जो एग्जाम फॉर्म भरे थे समर 2020 का उनको, सबको एडवांटेज मिल गया एक साल। अब जो कुछ है, अब वो न्यू सिस्टम लागू होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो अब आप अपने तरफ से ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी रखिए। ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी मतलब रिटन एग्जाम जो होती है, जहां आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने होते हैं। अब यहां दो अप्रोचेस हो सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जैसे हमेशा एग्जाम लेती थी, आपको सेंटर मिलते हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जाके आप एग्जाम देते हैं, हो सकता है आपको उस तरह से सेंटर्स अलॉट किए जाएं, आप दूसरे एटमॉस्फेयर में बैठकर एग्जाम दें, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हो सकता है आपके कॉलेज में ही आपकी रिटन एग्जाम ऑफलाइन हो जाए, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो हमको तैयार रहना है, सेंटर पे जाकर कोई दूसरे सेंटर पे जाके एग्जाम देना हो तो वो दे सकते हैं, आपकी कॉलेज में भी एग्जाम होते हैं तो आप वहां के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। फिर और बात आती है, ये तो हो गई प्लेस, लोकेशन, कि कौन से कॉलेज में आपको एग्जाम देना है, आपके खुद के कॉलेज में या बाहर के कॉलेज में, वो जैसा यूनिवर्सिटी बताएगा वैसा होगा। दूसरी चीज, एक परफेक्ट टाइम शेड्यूल के साथ एग्जाम हो सकता है अब यूनिवर्सिटी खुद टाइम टेबल दे दे कि इस डेट को आपका पेपर है, मतलब नागपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं, वो सभी कॉलेज के बच्चे, मान लो एक फिक्स डेट है, इस डेट को, मतलब यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल दे दिया, अब सभी कॉलेजेस में उसी दिन टेस्ट होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो एक फिक्स टाइम टेबल फॉर ऑल कॉलेजेस, एक पॉसिबिलिटी। उसके साथ अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की। अभी जो कुछ एग्जाम कंडक्ट की उसके क्वेश्चन पेपर तो कॉलेजेस के जो आपके टीचर्स हैं उनको ही बनाने के लिए कहा था। तो अब यहाँ फिर दो चांसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि फिर से कॉलेज के जो टीचर्स है वही क्वेश्चन पेपर तैयार करें और अपने बच्चों की एग्जाम ले लें। तो कई बार इसमें जो ट्रांसपेरेंसी रहती है वो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बहुत मिसमैच हो जाती है। तो हो सकता है यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर भेज दे, तो वो सभी के लिए यूनिफॉर्म रहेंगे क्वेश्चन पेपर। यूनिवर्सिटी जब क्वेश्चन पेपर भेजती है तो उसके पीछे के जो भी प्रोसीजर होती है क्वेश्चन पेपर मेकिंग, उसका मॉडरेशन वगैरह वगैरह, वो सारे नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए जो फाइनल क्वेश्चन पेपर करती है वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर भेजते है और उस क्वेश्चन पेपर से कॉलेजेस में एग्जाम कंडक्ट हो जाए। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज ये सारी रिटन एग्जाम के लिए हो सकती है। क्वेश्चन आ रहा है, सर एक्सपेक्टेड डेट, अभी जो डेट तो नहीं कहेंगे लेकिन फरवरी और मार्च ये मंथ में एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज है, फरवरी और मार्च। अब जब फरवरी की बात करते हैं तो ऐसा समझिए कि कम से कम सेकेंड वीक के बाद में, क्योंकि जब भी डिसाइड करेंगे तो उसके लगभग 15 दिन का समय बच्चों को तैयारी करने के लिए मानसिक रूप से और बाकी जो एकेडमिकली उसके लिए समय मिलता है। तो सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ फरवरी और मार्च ये टाइम पीरियड हो सकता है। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, जो राइटिंग स्किल्स है, ये राइटिंग स्किल का सबसे कम से कम, जब मैथ्स की हम बात कर रहे हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस का एक बेस्ट एग्जांपल है, आप डेली बेसिस पर जो क्लास में होता है उससे अपना खुद का रजिस्टर मेंटेन करने की शुरुआत कीजिए। जो क्लास में बताए हुए प्रॉब्लम्स है पहले वो, और उसके बाद में उससे रिलेटेड जो होमवर्क है वो, यदि आप करते हैं तो इससे बेस्ट और कोई राइटिंग प्रैक्टिस का एग्जांपल हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज की। तो बी रेडी फॉर रिटन एग्जाम, योर रेगुलर एग्जाम्स जो होगी उसके लिए तैयारी रखिए अभी से, और जल्दी ही आपका सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो सकता है। हम भी न्यूज का इंतजार कर रहे हैं कि कब से ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाए, या ऑफलाइन क्लासेस शुरू ना हो तो कम से कम सेकेंड सेमेस्टर यानी जो इवन सेमेस्टर्स है वो शुरू हो जाए। ओके, तो अपना समय निकालकर बाकी के सब्जेक्ट के साथ मैथ्स को भी प्रॉपर टाइम देके पढ़ाई करना शुरू करें। अब हाई टाइम आ गया है एग्जाम का। चलिए अभी रुकते हैं यहाँ पर, बाय बाय, जय गणेश।